स्वागत है बच्चों जीडी सैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5 ईवीएस पार्ट 1 फोर्थ चैप्टर इन्वायरमेंटल बैलेंस। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी स्टडी कैसे की जाती है, देन इन्वायरमेंट का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन कैसे रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप सीखोगे फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, अगर फूड चेन में से कोई एक चीज मिसिंग हो गई तो फिर क्या होगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पर हमें ये क्या दिया गया डेफिनेशन, द वैरायटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर में हमें बहुत सारी लिविंग थिंग्स दिख रही है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है बट लिविंग थिंग्स भी है। तो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया, हमारे पास मंकी है, स्नेक है, बर्ड है, ये सारी चीजें अलग अलग लिविंग थिंग्स है। अलग लिविंग थिंग्स में ये लोग अलग अलग है, अलग अलग वेराइटी है इनकी। तो इन्हीं चीज को जो ये एरिया में है, इस एरिया में जो लिविंग थिंग रह रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, उस जगह की। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप समझ गए, जो भी लिविंग थिंग एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, जहाँ पे उनकी क्या है, बहुत सारी वेराइटीज है लिविंग थिंग में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो रह रही हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। अब नेक्स्ट है हाउ टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कैसे पढ़ा जाता है? तो यहाँ पर बोला गया है, टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस साइंटिस्ट make a large number of observation. They make this observation in different conditions such as day and night, in different seasons etc. अब देखो, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए किसी जगह की बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहले वो क्या करेंगे, पहले वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ऑब्जर्व करेंगे, डे में करेंगे, नाइट में करेंगे। जैसे कि डे में जो एनिमल्स हो गए वो क्या कर रहे हैं, नाइट्स में वो एनिमल क्या कर रहे हैं, या कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे करके पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसके बाद वो क्या करेंगे, डिफरेंट सीजन, हर एक सीजन में क्या हो रहा है, कब ब्रीडिंग सीजन है, कब वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, कब वो एक्टिव नहीं है, ये सारी चीजें वो लोग स्टडी करते। दे यूज special devices to make observation of living things that are found at great height or depth as well as microorganism। वो लोग बहुत ज्यादा स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं, जो भी डिवाइस हमारे ऑब्जर्वेशन में, उनके ऑब्जर्वेशन में उन्हें हेल्प करते हैं, वो लोग वो यूज करते हैं। जैसे कि भले ही कोई चीज कितनी भी जमीन पानी में ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा डेप्थ में हो या कोई हाइट पे हो, जैसे माउंटेन वगैरह हो गए, कहीं भी हो, वो लोग उसको क्या करते हैं, ढूंढते, भले ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपने आईज से नहीं देख सकते, बट ऑफ कोर्स उसको हमें किससे देखना पड़ता है, तो हमें उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो उस जगह का, भले ही वो जगह कितनी भी गहरी हो, डरावनी ही क्यों ना हो, बट उसकी बायोडाइवर्सिटी अगर उन्हें ढूंढनी है, स्टडी करनी है, पढ़नी है, तो वो ये सारी चीजें वहां पर करते हैं। Observation of many scientists are brought together and studied again. Only when all such efforts are made over a long period of time can we be sure of the biodiversity of a place. और ऐसा नहीं है कि अगर एक साइंटिस्ट आया और उसने बोल दिया कि हाँ मैंने उस जगह के बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा, वहां पर टाइगर्स ज्यादा थे, ये कम थे, वो लोग इस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते, इस टाइम पे कम एक्टिव रहते, वहां पर ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और वहां पर बहुत अलग अलग तरीके के लिविंग थिंग्स है। तो अगर एक साइंटिस्ट ने ऐसा कह दिया तो ऐसा नहीं है कि वो बायोडाइवर्सिटी अब हो गया, उसने पढ़ लिया। उसके बताने के बाद और रिसर्च की जाती है। वो एक साइंटिस्ट ने बता दिया तो दूसरा साइंटिस्ट का जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो जाके रिसर्च करेगा। सपोज एक साइंटिस्ट की ग्रुप ए है, उसने एक प्लेस पे रिसर्च की, सपोज उसने यहाँ पे एक प्लेस है, उसने इस प्लेस में रिसर्च की। फिर अब ये क्या करेंगे, अपने रिसर्च की जो रिपोर्ट होगी वो रखेंगे। फिर जो साइंटिस्ट का बी ग्रुप रहेगा वो क्या करेंगे, फिर बी ग्रुप इसको जाएगा स्टडी करने। फिर ए ग्रुप ने जो जो रिपोर्ट दी थी, क्या हर चीज उससे मैच हो रही है, वो लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों लोग को लगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा ही बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर जो हमें रिपोर्ट मिली गई है वो सही है, तब क्या किया जाता है, उसको
सही माना जाता है और तभी समझा जाता है कि हाँ यही बायोडाइवर्सिटी है उस प्लेस की। अब नेक्स्ट यहाँ से आपको समझ गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी को पढ़ा कैसे जाता है। अब नेक्स्ट है द एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जो सराउंडिंग जिसमें हम रह रहे उसमें लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सारी चीजें आती है, वही क्या होता है हमारा एनवायरमेंट होता है। हम इन्वायरमेंट हो, आप इन्वायरमेंट हो, जो एनिमल्स हो गए वो भी इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट का हिस्सा होती हैं। द सराउंड यहाँ पर क्या लिखा है देखो, द सराउंडिंग्स एंड द कंडीशन इन दो सराउंडिंग्स विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म देयर आर टुगेदर नोन एज देयर इन्वायरमेंट। अब देखो कोई सराउंडिंग हो गया या कंडीशन हो गया जिसमें क्या होगा वो एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ को अफेक्ट करेगा, तो वो क्या होता है उसका इन्वायरमेंट होता है। ओके, it includes many components such as sunlight, air, water, soil, plants and animals etc. अब इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड रहता है ये हम जानते हैं। इन्वायरमेंट में हमारा क्या क्या इंक्लूड रहते हैं, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सॉइल हो गया, एयर हो गया, स्काई हो गया, जो भी चीज हो गई ये सारी चीजें इन्वायरमेंट में इंक्लूड रहती है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, देयर इज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक और इंटरेक्शन बिटवीन देम। इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज दिस इंटरैक्शन। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है हमें पता है, बट फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। लिविंग थिंग्स में कौन सी चीजें आती है, जो चीजें ग्रो करती है, बढ़ती है, खाती है, रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि उनके यंग वंस होते हैं, ओके, जो रिप्रोड्यूस करती है, बट ऑफ कोर्स वो ग्रो होती है, ये सारी चीजें हमारी लिविंग थिंग्स होती है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर कार है, ओके, तो कार क्या खुद से चलती है, क्या वो खुद से बढ़ती है, उसमें फ्यूल डालना पड़ता है। अगर हम कार को स्टार्ट करते हैं तो वो चलती है, अपने आप तो नहीं चलती है। ना ही कार ग्रो होती, ना ही कार हमसे खाना भी नहीं मांगती है डेली। वैसे ही पत्थर हो गया, क्या पत्थर खुद से ग्रो होता है या पत्थर बोलता है मुझे खाना दे दो, ऐसा नहीं है, ये नहीं करते। ग्लास हो गया, रोड हो गया, ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स होती है। बट अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि भले ही चीज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो दोनों ही एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि हम लिविंग थिंग्स है, ओके, अगर हम घर में रहते हैं, घर में हम क्यों रहते हैं, क्योंकि हमें एक शेल्टर चाहिए। जो भी अगर बाहर खराब मौसम है, अगर वाइल्ड एनिमल्स अगर कोई रहता होगा फॉरेस्ट टाइप के एरिया में, तो अगर उनको वाइल्ड एनिमल से बचना है तो वो घर में शेल्टर लेके रहेंगे। बट अब घर किससे बना है, सीमेंट से बना हुआ है, तो सीमेंट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, वो लिविंग थिंग नहीं है। पत्थर का बना हुआ है तो वो नॉन लिविंग थिंग है। जो फिर हमारा ब्रिक हो गया, ब्रिक भी हमारा, ब्रिक यानी कि ईटा हो गया, वो भी क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो इससे क्या पता चला, हम लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स पे। तो यही यहाँ पर आपको बोला गया है कि भले ही जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, और बहुत सारा गिव और टेक, बहुत ही ज्यादा उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। और जो इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि क्या आपका EVS, ये किस चीज को पढ़ता है, तो ये उन्हीं इंटरेक्शंस को पढ़ता है जो किनके बीच में होता है, जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी फैक्टर्स हो गए, हर एक चीज को कौन स्टडी करता है, आपका इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज यानी कि EVS। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपने क्या देखा, इन्वायरमेंट क्या होता है, देन इनके बीच का इंटरेक्शन यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का इंटरेक्शन कौन स्टडी करता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, द फूड चेन। फूड चेन में अब क्या बोला गया, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सन है, सन के बाद यहाँ पर हमें ग्रास दिख रहा है, ग्रास के बाद ग्रास ऊपर है, अब बर्ड है। अब इन सारी चीजों का मतलब क्या है, यहाँ पर मीन्स हम देख क्या रहे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला गया, ग्रास ऊपर ईट ग्रास एंड लीव्स, बर्ड्स ईट ग्रास ऊपर। अब देखो सन है, सन रहेगा, बारिश मिलेगा, पानी मिट्टी ये सब मिलेगा तो ग्रास बनेगा, ठीक है। अब ग्रास को कौन खाता है, हमें क्या पता चला यहाँ से कि ग्रास ऊपर जो होते हैं वो ग्रास और लीव्स को खाते हैं। ग्रास ऊपर किसको खाएंगे, ग्रास ऊपर खाएंगे इन्हें, लीव्स को, और अपने जो ग्रास होते हैं उनको खाते हैं। अब ग्रास ऊपर को कौन खाता है, ग्रास ऊपर को खाती है हमारी बर्ड खाती है। अब सपोज सोचो कि अगर ग्रास ऊपर ही नहीं रहता, ठीक है, ग्रास ऊपर नहीं रहता तो बर्ड क्या खाती, अब कोई बोलेगा कीड़ा खा लेती, अब कीड़े भी नहीं रहते तो वो क्या खाती। तो अब यही चीज होता है कि फूड चेन क्या होता है, देखो अगर ग्रास ऊपर नहीं रहेगा
तो घास जो होगी वो थोड़ी बहुत बढ़ भी जाएगी, चिड़िया का खाना कम हो जाएगा, तो इससे चिड़िया पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा। चिड़िया खत्म होगी तो चिड़िया को कौन खाता है, जैसे सांप हो गए, ये चीजें होती है वो चिड़िया को खाती है, ठीक है, सांप चिड़िया को खाते हैं। तो अगर चिड़िया खत्म हो गई तो सांप किसको खाएगा, सांप को भी खाने वाले बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, अब वो क्या खाएंगे। तो यही होता है फूड चेन, एक दूसरे से ये लोग लिंक रहते हैं, अगर एक चीज भी इसमें से एक्सटेंड हुआ तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे कि ग्रास, अगर समझो अब ग्रास ही नहीं रही, ग्रास है ही नहीं, तो ग्रास ऊपर खाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ। ग्रास नहीं रहेगी तो ग्रास ऊपर नहीं रहेगा, ग्रास ऊपर नहीं रहेगा तो बर्ड नहीं रहेगी, बर्ड नहीं रहेगी तो जो बर्ड को खाने वाले वो चीजें नहीं रहेंगी। तो ये होता है हमारा फूड चेन। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, लुक एट द गिवन पिक्चर बिलो। अब आपको जो ये पिक्चर दी गई है आपको इसे देखना है। तो यहाँ पर हमें एक चेन दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या गया, देयर आर सेवरल लिंक इन दिस चेन, इफ द लिंक्स वेयर टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर कुड दे बी कॉल्ड अ चेन। अब देखो जो ये चेन है ये एक दूसरे से लिंक है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि पहले एक है, फिर उसके बाद एक उससे जुड़ा हुआ है, फिर एक उसके बाद जुड़ा हुआ है, तो ये लिंक एक दूसरे से। बट अगर इनमें से एक को हम हटा दें, अगर सपोज ये हमारी 4 की चेन थी, अगर हमने एक को हटा दिया, ये 3 ऐसे ही है, तो क्या हम इसको लिंक या क्या हम इसको चेन बोल पाएंगे, क्या हम इसे चेन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल सा एक सर्कल बोल देंगे, क्योंकि वो हमें चेन तो दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर बोला गया, इवन दो ईच लिंक इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट, इट इज जॉइन टू द लिंक्स बिफोर एंड आफ्टर इट, इफ एनी लिंक कम लूज द चेन इज ब्रोकन। अब यहाँ पर हम चेन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट के बारे में, फूड चेन के बारे में पढ़ रहे थे। बट अचानक से अब हमें यहाँ पर लोहे की चेन क्यों पढ़ा रहे, लोहे के चेन के बारे में क्यों बता रहे। तो देखो वो कैसा है, अगर जैसे कि ये चेन एक दूसरे से लिंक है, वैसे ही हमने क्या देखा, ग्रास था, ठीक है, ग्रास कौन खाता था, ग्रास ओपर खाता था, ग्रास ओपर को कौन खाता था, बर्ड खाती थी, ठीक है, ग्रास ओपर ये ग्रास ओपर ग्रास को खाता था, और ग्रास ऊपर को कौन खाती थी, बर्ड खाती थी। अगर आप समझो जो ग्रास है वो खत्म हो गई तो क्या खत्म हो जाएगा, अब ये ग्रास ऊपर, अब ये एक लिंक मैंने बना दी, ये लिंक किसकी थी, ये लिंक हमारे ग्रास की थी, अब ग्रास खत्म हो गई तब ये लिंक टूट जाएगी, तो फिर ग्रास ऊपर भी नहीं रहेगा, फिर ग्रास नहीं रहेगी तो ग्रास ऊपर नहीं रहेगा, फिर ग्रास ऊपर वाली लिंक टूट जाएगी, अब ग्रास ऊपर नहीं रहेंगे तो बर्ड नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब लिंक, यहाँ पे लिंक के बारे में क्यों बताया गया कि अगर यहाँ से एक भी चीज फूड चेन में से अगर एक चीज भी टूट जाती है, यानी कि सपोज एक भी चीज एक्सटेंड हो जाती है, लूज, भले ही वो कुछ यहाँ से हट जाती है, तो वो चेन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये टूट चुकी है। अब फिर क्या बोला गया, इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन, some plants, a grasshopper and a bird, they are all connected, each of the components, plant, grasshopper, bird, is a food for the next one, that is why we say that they form a chain, such a chain is called a food chain, each of this component is a link in a food chain। तो यहाँ पर वही बात है जो हमने फर्स्ट पिक्चर देखी थी, उसमें कुछ प्लांट था, एक ग्रासहोपर था, सन था, बर्ड थी, और वो सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर एक चीज भी उसमें से खत्म हो जाती है, अगर एक चीज भी वहां पर नहीं रहेगी तो ये पूरा जो फूड चेन है वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप वहां पर देखे थे तो वो एक दूसरे का फूड थे, जैसे कि ग्रास का फूड कौन था, सॉरी ग्रास ओपर का फूड कौन था, ग्रास था, फिर बर्ड का फूड कौन था, ग्रास ओपर था। तो ऐसे ही ये जो फूड चेन है वो चलते रहता है, और अगर इनमें से अगर एक चीज भी गायब हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इसे खाने, जो जैसे अगर ये चीज नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, तो ये क्या हो गया आपका फूड चेन, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते, तो ये एक लिंक बनाते। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया फूड चेन के बारे में। अब नेक्स्ट से कैन यू टेल। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या आपको बोला गया, लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज द डियर्स फूड। क्या बोला गया, आप पिक्चर को देखो, डियर का फूड क्या होता है। देखो जो डियर होती है वो क्या खाती है, वो प्लांट्स के जो पत्ते वगैरह होते हैं वो खाती है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द फूड फॉर टाइगर। वो टाइगर का फूड क्या है,
हमने बहुत ज्यादा कार्टून्स में भी देखे होंगे, और अगर कोई ये डिस्कवरी चैनल देखता है तो उसने भी देखा होगा कि जो टाइगर्स होते हैं वो मोस्टली किसके पीछे पड़े रहते हैं, तो वो डियर के पीछे पड़े रहते हैं, या डियर के पीछे पड़े रहते हैं, या जो भी एनिमल्स हो गए उन्हीं को वो खाते हैं। तो डियर का फूड अभी हम क्या लेके चलते हैं, डियर का फूड क्या होता है, ये सॉरी टाइगर का फूड क्या होता है, हमारा डियर होता है। तो अगर सपोज करो अगर प्लांट्स खत्म हो गए, तो प्लांट्स खत्म हो गए तो डियर क्या खाएगा, डियर कुछ नहीं खाएगा, तो वो भी मर जाएगा। जैसे कि हमें हमें रोज खाने की जरूरत पड़ती है, हमें भूख लगती है, वैसे ही जो डियर होता है उसे भी भूख लगती होगी। तो अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो वो खाएगा क्या, जैसे कि हम अगर खाना नहीं रहता है तो हम नहीं खाते, ठीक है, लेकिन हमें भूख तो लगती है ना, वैसे ही अगर डियर का खाना खत्म हो गया तो वो क्या खाएगा, अगर डियर खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, डियर मर जाएगा तो टाइगर क्या खाएगा, टाइगर को खाना नहीं मिलेगा तो टाइगर भी मर जाएगा। तो यहाँ से भी हमें एक फूड चेन का एग्जांपल मिल गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोला है द पिक्चर बिलो शोज अनदर फूड चेन, यू हैव टू गेस द मिसिंग लिंक इन इट, लुक एट द फर्स्ट एंड थर्ड पिक्चर, थिंक ऑफ द कनेक्शन बिटवीन देम एंड कंप्लीट द चेन। अब देखो यहाँ पर एक आपको जो फूड चेन है वो दी गई है, जहां से एक लिंक जो मिसिंग है वो आपको खुद से ढूंढनी है। तो चलो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सन है, सन के नीचे हमें क्या दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, ठीक है, पेड़, ये सपोज हमारा सन है, बहुत ज्यादा छोटा है, फिर उसके नीचे हमें क्या दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, और पत्ते पे हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर कैटरपिलर है, ठीक है, कैटरपिलर। अब सेकंड चीज है, कैटरपिलर को खाने वाला चीज ही गायब है, एनिमल ही गायब है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, आउल है, आउल यानी कि उल्लू, उल्लू है, और उल्लू कुछ तो लिया हुआ है। अब उल्लू उल्लू ने क्या पकड़ा है, यहाँ पर उल्लू ने पकड़ी है बर्ड। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, मिसिंग लिंक क्या आएगी, बर्ड आएगी। कैसे आएगी, देखो जो लीव्स है, लीव्स पे कौन रह रहा है, पत्तों पे कैटरपिलर रह रहा है, कैटरपिलर को कौन खा रहा है, बर्ड खा रहा है, बर्ड को कौन खा रहा है, आउल खा रहा है। तो ये हो गया जो मिसिंग लिंक था वो हमने ढूंढ लिया। अब यहाँ पर हमें पूछा गया इन नेचर देयर आर मेनी फूड चेन्स, इफ वन ऑफ द लिंक्स इन अ चेन बिकम एक्सटिंक्ट कैन द फूड चेन लास्ट। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि नेचर में ना बहुत सारा फूड चेन होता है, अगर एक भी फूड चेन में से एक लिंक या एक कंपोनेंट गायब हो गया तो क्या फूड चेन रहेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा कि अगर एक चीज भी गायब हो जाएगा तो फूड चेन क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने लिंक का एग्जांपल लिया था, एक लिंक लूज हुई तो वो टूट गया, वैसे ही जो फूड चेन है अगर एक लिंक भी यहाँ पर खत्म होता है, अगर एक चीज भी खत्म होता है तो वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एक और हमें एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर पेड़ों में पेड़ पर कौन है, ये जो ये हो गया हमारे रैबिट्स हो गए, वो ग्रास खाते हैं, ठीक है, रैबिट्स को कौन खाता है, स्नेक खाता है। अब समझो रैबिट ही नहीं रहा, रैबिट नहीं रहेगा तो स्नेक खाएगा क्या, स्नेक खाएगा नहीं तो स्नेक भी मर जाएगा। तो यही चीज होता है आपके फूड चेन का। अब नेक्स्ट है यहाँ पर द फूड वेब। अब फूड वेब में आपको क्या बोला गया, ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन शोन इन द पिक्चर बिलो। अब आपको जो ये फूड वेब दिया गया इसे आपको ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पर क्या देखो, अगर आप देखोगे तो जो प्लांट है, अब प्लांट पे कौन है, कैटरपिलर प्लांट को खा रहा है, या तो वो इन लीव्स को खा रहा है। अब कैटरपिलर को कौन खा रहा है, कैटरपिलर को बर्ड खा रही है। फिर अब देखो बर्ड को कौन खा रहा है, बर्ड हमारी ग्रास होपर को भी खा रही है। इसके बाद जो स्नेक है, स्नेक किसको खा रहा है, वो बर्ड्स को खा रहा है, और किसको खा रहा है, वो चूहे को खा रहा है। फिर चूहे को बर्ड, यहाँ पे जो ईगल है वो खा रही है। अब बनी जो यहाँ पर हमें रैबिट्स दिख रहे हैं, रैबिट्स अपने प्लांट्स को भी खा रही है। ये जो यहाँ पर जो ग्रास दिख रहा है वो उसको भी खा रहे हैं। अब बनीज को कौन खा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें काइट दिख रही है वो खा रही है। तो यहाँ से हमें क्या समझ रहा है कि एक जरूरी नहीं है कि अगर बर्ड ग्रास होपर को खाती है तो वही उसका खाना है, वो और भी बहुत चीज को खा सकती है। तो हर एक जो मेंबर्स होते हैं, हर एक जो चीजें होती है वो एक दूसरे के फूड चेन में पार्ट रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, वन लिविंग थिंग कैन बी पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फूड चेन दैट गिव राइज टू अ फूड वेब इन नेचर। क्या बोला है यहाँ पर, एक लिविंग थिंग बहुत सारे चीजों के फूड चेन में आ सकती है, और यही चीज क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है। जैसे यहाँ पे देखो डियर को यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं डियर ग्रास खाती है, डियर को ये खाते हैं,
फिर ये जो रैबिट्स होते हैं उन्हें भी खाते हैं, तो ये एक दूसरे से पूरे बहुत चीजों को खा रहे हैं ना, इसका खाना बहुत चीज हो जा रहा है, ये बहुत लोगों का खाना हो जा रहा है, तो यही एक जो लिविंग थिंग्स है वो बहुत सारे फूड चेन में रह सकता है, और यही क्या बनाता है, फूड वेब बनाता है। और फिर अब ये क्या हुआ नेक्स्ट, यहाँ पर इन्वायरमेंटल बैलेंस स्टार्ट होता है। अब इन्वायरमेंटल बैलेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देयर आर मेनी फूड चेन इन आवर environment, because of this food chain every living things get the food it needs and therefore continues to live। क्या बोला है यहाँ पर कि जो फूड चेन है हमारे इन्वायरमेंट में, बहुत सारा फूड चेन है, जैसे कि हमने ही देखा 4-5 देखा, फूड वेब में तो बहुत सारे एग्जांपल्स निकल जाएंगे। अब फिर जो ये जो फूड चेन है, इन्हीं चीजों की वजह, फूड चेन के वजह से जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी नीड के हिसाब से चीजों को खाते हैं और जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो हम ज्यादा दिन तक सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। वैसे अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू, डेड एनिमल्स, एक्सक्रीटा एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट substances that help the growth of plant are formed for the existence of living things. It is important that environmental balance is maintained। अब क्या बोला गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जो सॉइल में रहते हैं वो किस में मदद करते हैं, वो डीकम्पोजिशन में मदद करते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या, जो चीजें मर गई होती है या तो प्लांट्स के जो जो भी रिमेन्स रहते हैं उन्हें सड़ाने का काम, उनको फाइनली अच्छे से डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो क्या हो, बना रहे। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, ऑलवेज रिमेंबर एंड गेट एडेड टू द सॉइल, प्लांट यूज देम फॉर देयर ग्रोथ। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो मैन्योर्स वगैरह हो गए वो आप क्या करो, प्लांट में डाल दो, वो क्या होते हैं, जो सॉइल होती है वो यूज करती है उनके ग्रोथ के लिए। अब नेक्स्ट बोला गया, थर्स प्लांट यूज सब्सटेंसेस इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ, एंड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई द decomposition of their remains add this substance to the soil once again. This is an important cycle in the environment. Also living things get a continuous supply of water because of the water cycle। जैसे कि इन्वायरमेंटल को बैलेंस करने के लिए, इन्वायरमेंट बैलेंस रखने के लिए हमें हर एक चीजें अच्छे से सही से चल रही है कि नहीं, फूड चेन बरोबर है कि नहीं, ये चीजें जरूरी है। वैसे ही वाटर साइकिल, वाटर हमें किससे मिलता है, वाटर साइकिल से मिलता है, वाटर साइकिल हम जानते ही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया कि जो प्लांट्स होते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला गया था, प्लांट्स किन सब्सटेंसेस को यूज करते, जो भी डेड रिमेन्स होते हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो एक तरीके से मैन्योर का हेल्प करते हैं, तो प्लांट उनको यूज करेगा क्या, अपने ग्रोथ के लिए। सॉइल क्या करेगा, सॉइल खुद को फर्टाइल करेगा। तो ये एक इन्वायरमेंटल साइकिल हो गया, इंपॉर्टेंट साइकिल हो गया इन्वायरमेंट में। वैसे ही वाटर हमें किससे मिलता था, वाटर साइकिल से। अब बोला गया है कि लिविंग थिंग्स use oxygen from the air for breathing and give out carbon dioxide gas. Plant use the carbon dioxide from the air for making their food. Oxygen is given out in this process and gets added to the air again। अब यहाँ पर क्या बोला है, लिविंग थिंग्स, हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए, ओके। और हम गिव आउट क्या करते हैं, हम इन क्या करते हैं, ब्रीथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। किस लिए करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। सपोज ये यहाँ पर जो प्लांट का रूट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है। अब जो प्लांट के पत्ते होंगे इनको खाना चाहिए रहेगा, तो जो सॉइल में हमारा वाटर रहेगा वो रूट ले लेगा। अब यहाँ पर हमें सनलाइट भी चाहिए, सनलाइट इन्हें लाइट भी चाहिए रहती है, तो ये लाइट इन्हें रिसीव हो रही है। ये लोग अब क्या लेंगे, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे क्या करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। और फिर क्या होता है, और इसमें क्या होता है, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो लोग गिव आउट करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वो करते हैं, वैसे ही जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ब्रीथ, वो लोग क्या गिव आउट करते हैं, तो वो लोग ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं।
अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस एंड गेट्स एडेड टू देयर एयर अगेन। अब जो ऑक्सीजन हमारा निकल रहा है कहाँ से, प्लांट से, वो प्लांट से जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो कहाँ मिल जाएगा, तो वो वापस से एयर में मिल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है देयर आर दिस टू इज अ साइकिल इन नेचर। और ये जो ऑक्सीजन का साइकिल है, जो हमने देखा ऑक्सीजन कैसे हम ब्रीथ इन करते, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते, वैसे ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है, गिव आउट क्या करता है, ऑक्सीजन करता है, फिर ऑक्सीजन वापस से एयर में आ जाता है। तो ये क्या है, प्रोसेस है, ये भी एक साइकिल है नेचर में। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया देयर आर सेवरल अदर साइकिल्स इन नेचर, थर्स देयर इज इंटरेक्शन अमॉन्ग लिविंग थिंग एंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन नेचर। The interaction go on continuously. This helps to maintain the food chain in the environment. When the various cycle in the environment go on uninterrupted, environmental balance get maintained. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो बहुत सारे जो इंटरेक्शन है वो लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स में होती रहती है, ठीक है। अब जो साइकिल्स है ये एक दूसरे में मेंटेन रहते हैं, जो फूड चेन है, फूड चेन भी मेंटेन रहता है। इन इंट्रैक्शंस के वजह से जो फूड चेन है वो मेंटेन रहेगा, फूड चेन मेंटेन रहेगा तो इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा। और अगर एक भी साइकिल स्मूथली चल रहा है, हर एक साइकिल अगर स्मूथली चल रहा है, उसमें से एक भी कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस रहेगा वो मेंटेन रहेगा, ना कि हमें उसे बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई तू मेंटेन हो जा। नहीं, अगर साइकिल स्मूथली चल रहा है, फूड चेन अच्छे से चल रहा है, एयर साइकिल जो ऑक्सीजन साइकिल है वो अच्छे से चल रहा है, अगर सारे साइकिल्स अच्छे से चलेंगे तो जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो भी अच्छे से चलता रहेगा। बट अगर हम सोच रहे हैं कि हम पेड़ को काटते जाए तो उससे क्या होगा, जंगल खत्म हो जाएंगे, जंगल खत्म होंगे, वाइल्ड एनिमल्स खत्म होंगे, वाइल्ड एनिमल्स खत्म होंगे, तो ऐसे ये फूड चेन खराब होती जाएगी। तो इसके लिए इन्वायरमेंट का बैलेंस अच्छे से बना रहे, उसके लिए हमें भी क्या करना चाहिए, उन्हें अनइंटरप्टेड छोड़ देना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपने क्या देख लिया, इन्वायरमेंटल बैलेंस कैसे मेंटेन रहेगा वो। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो वो किसकी है, तो ये आपके जो वाटर साइकिल उसकी है, जैसे हमने पढ़ा ही था। क्या होता है, पहले जो हीट होता है पानी, जब ये सन से हीट होता है, वाटर वेपर बनेगा, फिर वो क्लाउड में जाएगा, क्लाउड में जब वो हैवी होकर कंडेंस हो जाएगा, फिर जब वो बहुत ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, मतलब जो एयर वेपर बहुत सारे एयर वेपर एक साथ आ जाते हैं तो एक बड़ा एयर वेपर बन जाएगा, वो हैवी हो जाते हैं, तो फाइनली रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका वाटर साइकिल। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोला गया ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि हमेशा याद रखो, क्या बोला गया यहाँ पर, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन। यानी कि क्या बोला गया कि अगर लिविंग थिंग्स का एग्जिस्टेंस है, लिविंग थिंग्स को हमेशा के लिए रहना है, तो ये जरूरी है कि जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है वो बना रहे। ओके तो ये आपको हमेशा याद रखने के लिए बोला। अब नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने क्या पढ़ा है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, चैप्टर का एक पूरा क्विक रिव्यू मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, देयर आर इनन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। अब देखो हमें पता नहीं है कि कितने ज्यादा लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला कि इननमरेबल, बहुत सारे लिविंग थिंग्स है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में भी बहुत सारी वेराइटीज है, प्लांट्स हो गए, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट है देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। जो लिविंग थिंग्स हो गए और नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, इन दोनों के बीच में क्या है, एक इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन है। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। यहाँ पर क्या बोला गया कि जो अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अलग अलग रीजन्स में मिलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे द वाटर साइकिल, वेरियस अदर साइकिल्स एंड फूड चेन्स इन नेचर हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। दिस बैलेंस हैज बीन मेंटेन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जो वाटर साइकिल हो गया और जो अदर जितने भी साइकिल्स हमने देखा, इन्हें क्या करना है, हमें मेंटेन रखना है, ताकि जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो भी बना रहे। और ये जो बैलेंस जो मेंटेन हुआ है वो कब तक मेंटेन हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए।
नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर का एक्सरसाइज, जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स द सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन क्या है। अब यहाँ पर बोला गया वी हैव टू रिमूव इंसेक्ट फ्रॉम द ग्रेन विदाउट यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स। अब जो ग्रेन्स होते हैं अगर हम घर पर रखा रहते तो हम देखते हैं उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स पड़ गए, जैसे कि चावल का एग्जाम्पल ले लो। तो अगर आप कभी देखे रहोगे आपकी मम्मी अगर चावल बना रही होगी तो वो पहले उसमें से कुछ चीजें निकालती है, इंसेक्ट्स रहते हैं वहां पे। तो अगर हमें ग्रेन्स में से इंसेक्ट्स निकालने बिना कोई इंसेक्टिसाइड यूज करे तो हम कैसे करेंगे, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, उसे सनलाइट में रख सकते हैं। अब आप बोलोगे बारिश का टाइम है सनलाइट नहीं आएगा और अगर चावल गीला हो गया तो मम्मी मारेगी भी। अब उसके लिए नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम नीम के पत्ते डाल सकते हैं और फिर स्टोर कर सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, अगर आप नीम के ड्राई लीव्स सूखे पत्ते डाल रहे हो तो जो इंसेक्ट है उसमें ग्रो ही नहीं होंगे। तो देखो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, let the grain dry in the sunlight, the harsh sunlight does not allow eggs and caterpillar to grow in the grain। यानी कि अगर सनलाइट में रखोगे तो सनलाइट के वजह से जो अंडे और कैटरपिलर है वो ग्रो ही नहीं होंगे ग्रेन में। keep dried neem leaves in the container in which the grains are stored, the neem act as a replicant for insect। नीम के पत्ते यूज करो सबसे बेस्ट है, वो जो इंसेक्ट्स होंगे उन्हें ग्रो ही नहीं होने देंगे। grains like beans are smeared with mud, the mud particles keep the वेवल्स अवे फ्रॉम इन्फेस्टिंग द ग्रेन्स। अब जो बीन्स हो गए उन्हें मर्ड के साथ स्मर्ड किया जाता है, तो अब ये जो मर्ड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, उसमें इंसेक्ट्स को आने ही नहीं देंगे। अब नेक्स्ट है द प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड शुड बी कूल एंड ड्राई, इट शुड बी एयरी, द चांसेस ऑफ इंसेक्ट इन्फेस्टेशंस आर लेस इन सच स्टोरेज प्लेस। अब जो स्टोरेज का प्लेस है उसे गीला ना रखो, वो कैसा होना चाहिए, कूल ठंडा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, उसमें एयर पास होना चाहिए, अच्छे से एयर ही जगह रहनी चाहिए। तो जो इंसेक्ट उसमें ग्रो ही नहीं होंगे। तो ये कुछ जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हो, या तो अगर आपको कोई प्रोसेस पता है तो वो आप लिख सकते हो। अब आप क्या करो, इस जो क्वेश्चन का आंसर है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट है यहाँ पर यूज योर ब्रेन पावर, जहाँ पे बोला गया है मेक अप अ फूड चेन, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फ्रॉग, काइट, वर्म, स्नेक, ग्रास, इन सारी चीजों को यूज करके आपको फूड चेन बनाना है। अब देखो जो सनलाइट है, सनलाइट से जो ग्रास होंगे वो ग्रो होंगे, ये ग्रास ग्रो होंगे, सनलाइट से क्या ग्रो होगा, ग्रास ग्रो होगा। ग्रास को कौन खाएगा, कैटरपिलर यहाँ पर खाएगा, कैटरपिलर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को हमारी क्या खाएगी, काइट खाएगी। तो ये हो गई आपकी जो फूड चेन है वो। तो ये यहाँ पर जो फूड चेन है आपका वो, इसका क्या कर लो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फूड चेन, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है, फूड चेन क्या होता है उसका एक एग्जांपल दो। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या है, वन लिविंग थिंग्स इज डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ फीडिंग, देयरफॉर दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर लाइक अ चेन, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ फूड चेन। जैसे कि हमने पढ़ा एक लिविंग थिंग है वो दूसरे लिविंग थिंग पे डिपेंड होगा उसके लाइफ के लिए। तो ऐसे ही जो पर्पस ऑफ फीडिंग यानी फीडिंग खाना खाने के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड रहेगा, और वो लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसके लिए वो क्या बन गए, एक चेन बन गए, और इन्हीं रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर निबल्ड बाय अ कैटरपिलर, ग्रासहोपर ईट दिस कैटरपिलर, ग्रासहोपर्स आर ईटन बाय स्पैरो, दिस इज अ फूड चेन। देखो जो सेकेंड यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है, आपका एग्जाम्पल है। प्लांट्स किससे अपना खाना बनाएंगी, वो सनलाइट की वजह से अपना खाना बनाएगी। प्लांट के पत्तों को कौन खाएगा, कैटरपिलर खाएगा, कैटरपिलर को कौन खाएगा, ग्रासहोपर खाएगा, ग्रासहोपर को कौन खाएगा, तो उसको स्पैरो खाएगी। तो ये हो गया हमारा जो फूड चेन का एग्जांपल था वो, और ये शॉर्ट एग्जांपल। तो आप ये लिखोगे तो आपको ये भी लिखना है। तो हो गया पहले सनलाइट से प्लांट, देन कैटरपिलर, ग्रासहोपर एंड स्पैरो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हाउ इज द बैलेंस इन द एनवायरमेंट मेंटेन, जो एनवायरमेंट का बैलेंस है वो मेंटेन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इन एनी एनवायरमेंट द फूड चेन एंड फूड वेव्स आर प्रेजेंट, ड्यू टू दिस देयर आर इंटरेक्शन अमंग different types of living things, similarly the non-living things too move in a cyclic manner in this environment, living and non-living things give and take different materials in water cycle, carbon dioxide, oxygen cycle, etc. Microorganisms bring about decomposition in the soil and add required substances in the soil.
When all these cycles and interaction take place in an environment without any check, then there is a balance in that environment. अब देखो environment में food chain food webs है, और food chain और food webs है, तो इसके वजह से living things में interaction है, living things में interaction है, तो वो give और take करेंगे. जो हमारे non living things हो गए, living things हो गए, सारी चीजें एक cyclic manner में चलेंगे. और अगर ये cycles, ये interaction अगर smoothly run हो रहा है तो environmental का balance maintain रहेगा. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन. इसका भी आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाट सब्सटेंस इन द सॉइल आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सॉइल में, मिट्टी में क्या चीजें रहती है. तो देखो यहाँ पर क्या है, प्लांट्स क्या रिक्वायर करता है, वाटर, मिनरल्स और अदर सब्सटेंसेज जो सॉइल में रहती है वो यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए. द सब्सटेंसेज फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मटेरियल आर वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट. जो भी डिकम्पोजिशन होता है डेड और डिकेइंग प्लांट का, वो सॉइल प्लांट क्या करता है, अपने ग्रोथ के लिए यूज करता है. दिस सब्सटेंस हेल्प इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. जो भी डेड डिकेइंग मैटर हो गया, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये सारी चीजों की वजह से जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो जल्दी जल्दी होता है. अब नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट के पार्ट में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आता है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे. इट इज नेसेसरी टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पर क्या पूछा गया, क्या बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना जरूरी है, तो इसका भी आप आंसर क्या लिखोगे, ट्रू. अ ग्रास ओपर ईट्स बर्ड. अब यहाँ पर क्या पूछा गया, जो ग्रास ओपर होता है क्या वो बर्ड को खाता है, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है. जैसे कि हमने फूड चेन में देखा था, जो बर्ड होता है वो ग्रास ऊपर को खाता है, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है. और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन भी खत्म होता है, जहां पर आपने क्या देखा, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल बैलेंस मेंटेन कैसे रहेंगे. फूड चेन क्या होता है, साइकिल्स डिफरेंट जो होती है, और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, इन सारी चीजों के बीच में इंटरेक्शंस क्या होते हैं. एंड देन हमने क्या देखा इस चैप्टर के एक्सरसाइज को. आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.